Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. We are students, so I hope you are all healthy and studying well. So in this last video, we covered that the concept of Vasudhaiva Kutumbakam, man, family, society, and the world polity governance. So today we are going to study about that the concept of Janpad and Gram Swaraj. So in this video, we covered the only concept of Janpad, and next video we are covered that Gram Swaraj. तो इस वीडियो में जो है तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ जनपद के बारे में पढ़ेंगे, जनपद की अवधारणा, और इसके अंदर जो 16 महाजनपद हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में भी डिस्कशन होगा। और ग्राम स्वराज्य जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज जो है तो हमें सिर्फ 16 महाजनपद के बारे में पढ़ना है और जनपद के बारे में पढ़ना है, तो इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आपको अगर पिछली वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ईजिली पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मतलब कि जनपद की अवधारणा। पहले तो समझेंगे जनपद क्या है, जनपद मतलब होता क्या है। तो जनपद को हम एक तरह से डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। आज के डेट पे अगर बोला जाए प्रेजेंट टाइम पे तो इसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। जनपद इज दैट पार्ट ऑफ द स्टेट विच इज अंडर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट जनपद इज अ स्मॉलर यूनिट दैन अ डिस्ट्रिक्ट, वाइल इन एंशिएंट टाइम इवन स्मॉल स्टेट्स वेयर कॉल्ड जनपद्स। सो अगर मैं आपको इन ऐसे बिहेवियरली बताऊं तो जनपद क्या होता है, तो सबसे छोटी इकाई हम क्या होती है, ग्राम होता है। गांव है ना, गांव में जैसे ग्राम पंचायत होती है तो ग्राम, फिर उसके बाद जो होता है तो सिटी होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट बनता है, स्टेट के बाद एक देश बनता है। तो ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट जो है, तो ये जो जनपद है ये ग्राम और जिला के बीच का जो होता है उसको जनपद बोला जाता है। मतलब कहने का कि कुछ गाँव को मिलाकर जो है तो एक जनपद बनाया जाता है, उसी को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी अब बोला गया है। तो जनपद इज द पार्ट ऑफ द स्टेट विच इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जनपद राज्य का वो भाग होता है जो एक प्रशासनिक अधिकारी के एक तरह से उसके अंदर होता है, जो एक प्रशासनिक अधिकारी होगा उसके अधीन होता है। वो जनपद जो है राज्य का एक ऐसा भाग होता है। और प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करें तो जनपद जो होता है वो जिले की छोटी इकाई होती है ना, एक तरह से जिले की एक छोटी इकाई, जैसे वार्ड होता है, ब्लॉक होता है ना, तो वैसे ही जनपद भी एक छोटी इकाई है। और जबकि कहा जाए तो एंशिएंट टाइम पे बात करें, मतलब प्राचीन काल में जो है तो जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे उन्हें भी जो है तो जनपद कहा जाता था उस टाइम पे। और जनपद का अगर बोला जाए लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्लॉक, मतलब कि प्रखंड या ब्लॉक हम कह सकते हैं, है ना। और ये क्या है, ये एक शासन की व्यवस्था है जहाँ एक अधिकारी के ये हाथों में होता है। जैसे है नगर निगम होता है, ब्लॉक कहा जाए तो जैसे कहा जाए जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जहाँ मूल निवासी लिखा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि आप किस ब्लॉक के हैं, आप किस प्रखंड के हैं, तो ये उसी को बताया गया। ये एक ब्लॉक होता है, बहुत सारे ब्लॉक को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनता है ना। तो ये भी ब्लॉक है। तो कुछ उस टाइम पे प्राचीन काल में क्या होता था, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राज्य भी हुआ करते थे जो कि जनपद कहलाते थे, है ना। तो यहाँ पे यही दिया गया है। तो जनपद का एक लिटरल मीनिंग क्या होता है, ब्लॉक होता है, प्रखंड या फिर ब्लॉक हम इसे कहते हैं। Till the later Vedic period, the basis of Aryan kingdom was people or the castes. The province was named after the caste or clan that reside there. Although people of other caste also resided in the kingdom, their place was secondary. यहाँ पे जो बताया गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि टिल द लेटर वैदिक पीरियड, मतलब कि कहा जाए तो उत्तर वैदिक काल तक जो है, तो जब आर्य समाजों का आगमन हुआ था, है ना, आर्य किंगडम्स वाज पीपल आर कास्टेस, मतलब कहा जाए कि आर्य राज्यों का, मतलब जो आर्य आए थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने राज्य का निर्माण किया था, और मतलब वहाँ रहने लगे थे आर्य समाज के लोग। और आर्य राज्यों का आधार ये क्या कहते थे, ये जन या जाति कहते थे, है ना। उस टाइम पे जो जाति या वंश जहाँ बसता था तो उनको ये लोग ऐसा कहते थे। तब प्रोविनेंस वॉज नेम्ड आफ्टर द कास्ट और क्लैन दैट रिसाइड देयर, ऑल्सो पीपल ऑफ अदर कास्ट आर रेसिडेंट किंगडम, देयर प्लेस वॉज सेकेंडरी। मतलब कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि जब उत्तर वैदिक काल है ना, उसके बाद आर्य समाज लोग आए तो वो जन या जाति कहते थे, क्योंकि वो लोग रहते थे तो वो जितने जन मतलब होता है जनता, तो जनता रहती थी वहाँ पे, तो उन जनता के जो लोग रहते थे तो उनको एक जाति का बोला जाता था। और जो जाति या वंश, वहाँ के जो वंश रहते थे वो रहते थे साथ में, तो वो लोग बसते थे, तो उनके नाम से जो है तो जन मतलब जाति बन जाती थी, तो वहाँ पे उनके नाम से वहाँ का नाम रख दिया जाता था, उनके नाम पर ही प्रांत का नाम पड़ जाता था। हालांकि कहा जाए तो राज्य में जो है तो दूसरी जाति के लोग भी बसते थे। अब दूसरी जाति के जब लोग आए वो भी बसने लगे, तो उनको भी उनका नाम दे दिया गया, उनका स्थान जो है तो उनके हिसाब से उनको भी दे दिया गया। मतलब जो जहाँ रहता था उनके नाम से ही उनका नाम पड़ जाता था, ठीक है। ये कहने के यहाँ पे मतलब है प्रांत का नाम उनके ही नाम से पड़ जाता था। After the later Vedic period, due to the settlement of different castes, these regions came to be known as Janpad. In the era, there is a description of such Janpads in which there was 16 Janpads of Pradhan. अब यहाँ पे बताया गया जो 16 जनपद प्रधान बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल के बाद, है ना,
आफ्टर द लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल के बाद जो है तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की जो है तो कास्ट मतलब बहुत ही मतलब एक तरह से बोला जाए तो डिफरेंट जातियों को जो जाति थे वहाँ के लोग बस गए, तो उसके कारण जो है तो उन्हें जनपद कहने लगे। और इस युग में अगर बोला जाए है ना तो इस इन दिस इरा मतलब आज के बारे में अगर बोला जाए तो जनपदों का वर्णन मिलता है जहाँ 16 जनपद प्रधान थे। अब क्या हुआ कि आर्य समाज लोग आए हैं ना, वो वहाँ बसे तो उनके नाम से जो है तो प्रांत को जाना गया। फिर जो क्या हुआ कि बाहर के लोग भी धीरे धीरे बसना चालू हो गए, उनके वो भी आने लगे, वो भी क्या कहते हैं रहने लगे। तो क्या ऐसे में क्या हुआ कि अलग अलग लोग आने लगे, बसने लगे, तो ऐसे में क्या क्रिएट हुआ, एक 16 जनपद मतलब प्रधान क्रिएट हुआ। यहाँ पे यही बताया गया जिसमें 16 जो जनपद थे वो प्रधान थे। वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन जो 16 जनपद थे वो बहुत ही प्रधान थे, तो उनके बारे में हम 16 महाजनपद जो हैं अब हम पढ़ेंगे उन्हीं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मतलब जनपद के बारे में आपको जो है तो क्लियर हो गया होगा कि जनपद क्या है। वो क्या है, जनपद तो एक राज्य का भाग होता है और जिसमें एक प्रशासनिक अधिकारी जो होता है उसके अंदर में होता है। और ये क्या कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ प्रखंड या ब्लॉक होता है। और ये उत्तर वैदिक काल जब आर्य समाज लोग आए थे तो उनके रहने से उनके वंशज के नाम से ही जाति का और वो पड़ जाता था, उनके नाम पर ही प्रांत का नाम रख दिया जाता था। प्रांत, प्रखंड, ये सब क्या कहते हैं आपको मैं धीरे धीरे समझा दूंगी अच्छे से। तो प्रखंड यही होता है, ब्लॉक। और उत्तर वैदिक काल के बाद जो तो बहुत सारे मतलब जातियाँ आके बसने लगी, तो उनके कारण से जो है तो जनपद कहलाने लगे। और ऐसे में 16 जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अदर फैक्ट्स रिलेटेड टू जनपद एंड महाजनपद, यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे एक सेकंड पॉइंट हमारा कि जनपद और महाजनपद से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला फैक्ट हमें दिया गया है वो है जनपद वेयर द मेजर स्टेट ऑफ वैदिक इंडिया। जनपद क्या है, जनपद वैदिक भारत के प्रमुख राज्य थे, मतलब वैदिक काल में जो थे तो इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये कहा जाता था, है ना। ये बहुत ही जनपद जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे इंडिया के, मतलब भारत के। सेकेंड पॉइंट फैक्ट बताया गया यहाँ पे कि विद द डेवलपमेंट ऑफ आयरन इन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार द जनपद्स बिकेम मोर पावरफुल एंड वेर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू महाजनपद। अब सेकंड फैक्ट ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में लोहे का जो है तो हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और जनपद की ये क्या कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में, यूपी और बिहार के भागों में लोहे के जो विकास है उनसे जनपद की ओर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गए, इसलिए महाजनपद में एक तरह से कन्वर्ट हो गया। अब यूपी और बिहार में इतने लोहे निकलते थे तो इससे वो और पावरफुल हुआ। जब इतना पावरफुल हुआ तो वो भी महाजनपद में जो है तो तब्दील हो गया। थर्ड फैक्ट जो हम पढ़ेंगे वो है द डेवलपमेंट ऑफ महाजनपद इंक्रीज्ड इन द 6th सेंचुरी BC। देयर वाज द 16 महाजनपद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग 600 BC। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से महाजनपद के एक तरह से डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, मतलब महाजनपद विकास में हुआ, उसकी वृद्धि जो है तो बहुत हुई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से महाजनपद के बहुत विकास हुआ। और 600 ईसा पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व के दौरान जो है तो भारत में उप महाद्वीपों में इस तरह से 16 महाजनपद आ गए, है ना। महाजनपद ऐसे ही आ गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट 600 BC से 325 ईस्वी तक, है ना। तो चौथा जो हमें फैक्ट यहाँ पे बताया गया है कि राज्य यहाँ पे स्टेट वेयर 2 टाइप्स, ऑटोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ स्टेट, ऑटोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, मतलब कि राज्य के 2 प्रकार थे, एक तांत्रिक और गणतांत्रिक। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जनपद और महाजनपद के उस टाइम पे। तो स्टेट क्या है, 2 टाइप्स की वहाँ पे हुए, राज्य 2 प्रकार के थे, एक तांत्रिक और गणतांत्रिक। जैसे मल्ला, वाजिज, कंबोज एंड कुरु वेयर रिपब्लिकन स्टेट वाइल मगध, कोशाला, वत्स, अवंती, अंग, काशी, गंधार, सुरसेन, चैड़ी एंड मत्स्य वेयर ऑटोक्रेन इन नेचर। यहाँ पे जो है तो बताया गया कि मल्ला, वज्जी, कंबोज और कुछ गणतांत्रिक राज्य थे। ये क्या थे, ये गणतांत्रिक राज्य थे। और जबकि मगध, कोशाल, वत्स, अवंती, अंग, काशी, गंधार, शूरसेना, चैदी और मत्स्य ये क्या थे, एक तांत्रिक थे। तो आपको याद रखना है कि ऑटोक्रेटिक कौन कौन से थे और रिपब्लिकन कौन कौन से थे। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। मल्ला, वाजिज, कंबोज एंड कुरु वेयर ये रिपब्लिक स्टेट थे, मतलब कहा जाए तो ये जो है तो गणतांत्रिक थे और बाकी क्या थे, एक तांत्रिक थे। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है 16 महाजनपद, मतलब कि हम 16 महाजनपद के बारे में अब पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि द 16 महाजनपद्स meaning great kingdoms were large territorial state in ancient India during the 6th century BCE with a list including Kashi, Koshal, Ang, Magad, Vaji, Malla, Chedi, Vats, Kuru, Panchal, Matsya, Surshena, है ना, अशक, अवंती, गंधार एंड काम्बोज। ये जो आपको बताए गए हैं, है ना, प्राचीन भारत में एंसेंट टाइम जो एंसेंट इंडिया था हमारा, प्राचीन भारत के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद जो थे वो बहुत ही प्रमुख थे, बहुत प्रमुख क्षेत्रीय राज्य थे एक तरह से कहा जाए, जिनमें से मगध, कोशाल, काशी, अंग, वज्र, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार एंड एक तरह से काम्बोज, ये क्या थे, ये शामिल थे। तो मैं आपको बता दूं, आपको ये 16 महाजनपद
एक तरह से पूरी तरह से आपको याद होने चाहिए कि बिकॉज़ ये पूछेगा आपको कि 16 महाजनपद के बारे में, या फिर शॉर्ट में पूछेगा कि नेम बताइए इनके, या फिर आपसे पूछ लेगा कि इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। ये अक्सर क्या लॉन्ग में पूछता है इसको एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए कि 16 महाजनपद के बारे में आप डिस्क्राइब करिए। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो 16 महाजनपद है वो ग्रेट किंगडम थे, है ना। और ये 6th सेंचुरी BCE के दौरान जो है तो ये मतलब 6th BC जो है हमारी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद जो है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनमें से ये सारी हमने आपको भी नाम बताए थे, मगध, कोशल, काशी, अंगवाजी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो आपको याद होनी चाहिए। द डेवलपमेंट दिस किंगडम वेयर अ क्रूशियल स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द फ्रॉम स्मॉल जनपद्स इनटू द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स ऑफ देयर टाइम। और इसमें ये बताया जा रहा है कि उस टाइम पे जो है तो ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, है ना। और वैसे भी इनकी जानकारी जो है तो हमें बौद्ध ग्रंथ में मिलती है और जैन ग्रंथ में जो है तो भगवती सूत्र में भी हमें मिलती है। और ये जो है तो कहा जाए तो स्टेट में राजतंत्र और गणराज्य के रूप में भी संगठित हुआ करते थे उस टाइम पे, और जिनमें से मगध सबसे शक्तिशाली बनकर लास्ट में जो है तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हुई और वो मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में एक तरह से सफल रहा है। तो मैं ये अलग से मैं आपको बता रही थी कि ये जो है तो 16 महाजनपद में जो मगध था वो जो है तो बहुत ही शक्तिशाली उभर के आया था लास्ट में, मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में ये सबसे ज़्यादा सफल हुआ था। तो अब हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला महाजनपद हमारा दिया गया है 16 महाजनपदों में पहला जनपद है हमारा काशी महाजनपद। सो प्रेजेंट वाराणसी एंड इट्स नियर बाय एरिया वाज द काशी महाजनपद इन एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो जो हमारा काशी महाजनपद है वो कौन से एरिया में था, तो वाराणसी के एरिया में था। द सिटी ऑफ वाराणसी सराउंडेड बाय वरुण रिवर इन द नॉर्थ एंड आसी रिवर इन द साउथ। वाराणसी सिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वरुणा रिवर नॉर्थ में था और आसी जो रिवर थी वो साउथ में दक्षिण में था। और वो जो और महाजनपद ये जो काशी महाजनपद है इसका कैपिटल क्या था, तो वाराणसी इसका कैपिटल था। इट इज़ नोन फ्रॉम द सोनन झटका द काशी हैड अथॉरिटी ओवर मगध एंड अंग। और सोनानंद जातक से पता ये चलता है कि मगध और अंग के जो ऊपर काशी का अधिकार था और ये एकदम महान और समृद्धशाली संपन्न राज्य था। अब दूसरा जो है तो कोशाल के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशाल द एरिया ऑफ प्रेजेंट अवध वाज द कोशाल महाजनपद इन एंशिएंट टाइम्स। इट वाज स्प्रेड फ्रॉम नेपाल इन द नॉर्थ टू साई रिवर इन द साउथ ऑफ पांचाल इन द वेस्ट टू गंडक रिवर इन द ईस्ट। द कैपिटल ऑफ कोशाल वाज श्रावस्ती। मतलब अब यहाँ पे कहा गया है कोशल के, तो वर्तमान जो अवध का क्षेत्र है ना, एरिया ऑफ प्रेजेंट आज के समय में जो अवध का क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में जो है तो कोशल महाजनपद कहा जाता था। और ये उत्तर में नेपाल से लेकर के दक्षिण में साई नदी तक और पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक ये फैला हुआ था। और कोशल की राजधानी यहाँ पे हमें क्या बताई गई है, कोशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। ये कोशल की राजधानी क्या थी, तो श्रावस्ती थी, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे बताया गया है ये कोशल के बारे में कि ये क्या था, तो कोशल आज के जो प्रेजेंट टाइम पे अवध है उसका प्राचीन काल में इसे कोशल महाजनपद कहा जाता था। और ये नेपाल के उत्तर से लेकर के दक्षिण में साई नदी तक फैला हुआ है और फिर इधर पश्चिम से लेकर पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ है। तो अब थर्ड हम पढ़ेंगे यहाँ पे अंग, है ना। अब ये तीसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे महाजनपद अंग के बारे में। The present Bhagalpur and Munger district of North Bihar were under the Mahajanpad. It is the capital of Champa. The ancient name of Champa is found in Mahabharata and Puran is Malini. अब यहाँ पे अंग, ये अंग जो है ये भी महाजनपद है ना। तो तीसरा महाजनपद है हमारा, ये क्या है कि उत्तरी बिहार के जो है तो आज प्रेजेंट टाइम पे जिसे हम भागलपुर और मुंगेर के ज़िले से नाम जानते हैं, आज के टाइम पे इसे भागलपुर और मुंगेर कहते हैं। ज़िले जो हैं ये महाजनपद के अंतर्गत आते थे, उत्तरी बिहार के, है ना। और राजधानी इसकी क्या थी, चंपा थी। और महाभारत और पुराणों में चंपा को जो है इसका प्राचीन नाम मालिनी मिलता है। इसे जो चंपा आज बोलते हैं, इसका जो कैपिटल है चंपा, ये महाभारत में और पुराण में इसको मालिनी कहा जाता है। और ये बिहार के भागलपुर और मुंगेर ज़िले के मतलब कहा जाए तो इसके अंतर्गत आते थे। और इसका जो राजधानी था वो चंपा, और चंपा को जो है तो महाभारत पुराण में इसे मालिनी कहते हैं, उसमें लिखा गया है। और फोर्थ हमारा मगध है, मगध के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही पावरफुल महाजनपद था। तो इट वाज लोकेटेड इन साउथर्न बिहार। द प्रेजेंट पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्लूडेड इन इट। ओवर टाइम इट बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद ऑफ नॉर्थ इंडिया। मगध एंड अंग वेयर नेबरिंग स्टेट एंड द चंपा रिवर फ्लो सेपरेटिंग देम। तो मगध जो है इसके बारे में बताया गया है कि ये दक्षिण बिहार में स्थित था, है ना। हमने अंग के बारे में पढ़ा, अंग जो महाजनपद था वो उत्तरी बिहार में था और मगध जो है ये दक्षिणी बिहार में स्थित है। और वर्तमान में जो ये हमारा पटना और गया ज़िले हैं ये भी जो है इसमें एक तरह से सम्मिलित थे। और ये समय मतलब प्राचीन में ये उत्तर भारत और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद ये बन गया। मतलब कहा जाए तो धीरे धीरे जो है तो ये जो है तो बहुत ही पावरफुल बन गया था, एक बहुत ही पावरफुल महाजनपद ये बन गया था। और तो और इसमें बताया गया है कि
The boundary of this Mahajanpad extend from the Ganges in the north to the Vindhya mountain in the south and from Champa is the east to the Son river in the west। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मगध और अंग ये भी तो एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे और दोनों को एक तरह से ये अलग करती थी। क्या अलग करती थी? चंपा नदी, जो चंपा नदी थी यही हमें अलग करती थी कि हाँ ये उत्तरी क्या कहते हैं, ये अंग है, ये मगध है। उत्तरी बिहार में अंग था और दक्षिण बिहार में मगध था, और मगध बहुत ही पावरफुल एक तरह से किंगडम हो गया था, मतलब महाजनपद हो गया था। और कहा जाए तो इन दोनों को इनके बीच जो थी, तो ये दोनों तो पड़ोसी राज्य थे अंग और मगध, इनके बीच जो नदी थी वो थी चंपा नदी बहती थी। इस महाजनपद की अगर हम सीमा की बात करें तो उत्तर में गंगा और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, और जो पूर्व में है ना ईस्ट में चंपा और वेस्ट में सोन नदी तक ये विस्तृत थी, है ना। ये बताया गया है, इसकी बाउंड्रीज बताई गई हैं, ये कहाँ तक फैला हुआ था, तो यही बताया गया है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फिफ्थ। अब हम पांचवा जो हमारा महाजनपद है वो क्या है, तो वो है वज्ज। पांचवा महाजनपद हमारा वज्जी है। इट वॉज अ यूनियन ऑफ 8 स्टेट। अब यहाँ पे बताया गया कि ये 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी जो है वो 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी, इसमें बताया गया है कि लिच्छिव्स ऑफ वैशाली, विदेहा ऑफ मिथिला एंड कुंदग्राम वेर स्पेशली फेमस। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्ज के अलावा वैशाली के लिच्छिव, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। अब ये जो आपको नाम यहाँ बताए गए हैं, लिच्छवीज, वैशाली, विदेहा में मिथिली और कुंदग्राम, ये क्या था, ये बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे फेमस था। और तो और ये बताया गया है कि वैशाली इज़ लोकेटेड इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बिहार। मिथिला इज़ आइडेंटिफाइड विथ अ सिटी नेम्ड जानकपुर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल। कुंदग्राम वॉज लोकेटेड नियर वैशाली। तो कुल मिला के यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि ये जो वज्जी था ये 8 राज्यों के एक संघ था। इसमें वज्जी के अलावा जो है तो वैशाली के लिच्छिव और मिथिला के जो है तो कुंडग्राम में ये विशेष रूप से बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत ही फेमस था। और वैशाली उत्तरी बिहार के जो मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित है ना। तो ये जो हम वज्जी हमें जो देखने को वज्जी जो है पाँचवा हमारा महाजनपद, ये हमें उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हमें देखने को मिलता है। और मिथिला की पहचान नेपाल की सीमा में जो जनकपुर नामक एक तरह से नगर है वहाँ से की जाती है। नागपुर साइड हमें यहाँ नेपाल साइड हमें देखने को मिलेगा। मिथिला की जो पहचान है वो नेपाल की सीमा में स्थित जो एक जनकपुर है वहाँ पे हमें इसका जो है आइडेंटिफाई हम इसको कर सकते हैं। और कुंडग्राम जो है ये किसके, वैशाली के समीप हमें ये बताया जाता है। तो ये जो चीज़ें हमें बताई गई थी, ये मिथिला है ना और कुंडग्राम और ये वैशाली इज लोकेटेड मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बिहार। वैशाली कहाँ लोकेटेड है, तो वो नॉर्थ बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है तो ये प्रेजेंट है। और वैशाली, विदेहा, मिथिला ये जो है स्पेशली बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, ये यहाँ पर बताया गया है। और छठवां हमें देखने को मिलता है, छठवां महाजनपद हमारा मल्ला है। इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मल्ला महाजनपद वॉज सिचुएटेड इन देवरिया, मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है देवरिया इसको बोलते हैं, सॉरी। तो मल्ला जो है तो छठवां महाजनपद है और वह कहाँ ये मतलब स्थित है, तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आज उत्तर प्रदेश में है। जैसे लाइक वाजी इट वाज आल्सो यूनियन गण स्टेट, मतलब कहा जाए तो जैसे पूर्वी जो हमारा उत्तर प्रदेश है यूपी, उसके देवरिया जिले में जो है तो मल्ल महाजनपद स्थित था। और वज्जी जैसे वज्जी था वैसे ये भी एक संघ था, मतलब राज्य तरह से बोला जाए तो वहाँ पे एक को संघ कहा जाता है। जैसे वज्जी जो है तो वो संघ था, वहाँ पे वैशाली, विदेहा, मिथिला, कुंडग्राम ये सब, और ये वैशाली लोकेटेड था मुजफ्फरपुर जिले में, है ना, किसके, नॉर्थ बिहार साइड। ऐसे ही मल्ला भी जो है तो ये भी संघ था यूपी में, और ये भी क्या कहते हैं, इसका भी एक यूनियन था, मतलब ये भी एक संघ था। और सातवां अगर हम बात करें, सातवें की जो हमारा सातवां महाजनपद आपको देखने को मिल रहा है तो वो क्या था, इसको हम क्या बोलते थे, तो इसको चेदी या चेती बोला जाता था। तो चेदी महाजनपद वॉज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न एंड एडजेसेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न। यहाँ पे बताया गया है कि आधुनिक अगर हम बात करें मतलब कि ये बताया गया कि पार्ट्स ऑफ मॉडर्न, मतलब कि आधुनिक बुंदेलखंड के जो ईस्टर्न है और जो इसके जो मतलब आसपास के जो भाग हैं उसको चेदी महाजनपद कहा जाता है। बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के आसपास का जो एरिया था, है ना, उसको क्या कहते हैं, चेदी महाजनपद कहा जाता था। और इट्स कैपिटल ऑफ, इसका कैपिटल क्या बताया गया है, तो सोथितवती बताया गया है। थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, नेम थोड़ा टफ समझ में आ रहा है लेकिन याद रखना होगा इसको कि इसकी राजधानी क्या थी, तो सोथितवती थी। और बताया गया कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता था, तो विच इज़ आइडेंटिफाइड विथ सूक्तिमथी ऑफ महाभारत ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड। द फेमस रूलर हेयर वॉज शिशुपाल हु हैज़ किल्ड बाय कृष्णा। इसको कैसे याद रख सकते हैं, सातवां जो हमारा महाजनपद है चेदी या चेती, ये आधुनिक बुंदेलखंड का जो ईस्टर्न है उसके आसपास का एरिया है जो चेदी महाजनपद कहा जाता था बुंदेलखंड का। और इसकी राजधानी हमें सोथितवती देखने को मिलती थी, राजधानी इसकी क्या थी, सोथितवती थी। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो महाभारत के जो शुक्तिमती से की जाती है। अब इसकी
पहचान शुक्तमती से की जाती है महाभारत के। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक जो था वो शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया। तो ऐसे में हम इसको याद रखेंगे कि हाँ, सुधीवती जो थी तो वो राजधानी थी चेदी की, ठीक है, क्योंकि जो उस टाइम पे महाभारत के शिशु मुक्ति से की जाती है कि प्रसिद्ध शासक शिशुपाल का जिसने वध किया था कृष्ण द्वारा किया गया था। तो हम यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे आइडेंटिफाई करने को मिल जाएगा। तो अब आगे हम पढ़ेंगे 8वां महाजनपद जिसका नाम है वत्स, मतलब कि इसको हम जो है तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे वत्स के बारे में। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न इलाहाबाद एंड बांदा formed the Vats Mahajanpad in ancient time. Its capital was Kaushambi, which is situated on the bank of river Yamuna, 33 miles away from Allahabad. अब वत्स जो है तो इसके बारे में बताया गया है कि ये अगर हम बात करें तो मॉडर्न टाइम पे क्या है कि जो मॉडर्न टाइम हमारा इलाहाबाद, इसको अब हम प्रयागराज भी बोलते हैं। तो प्रयागराज और बांदा जिले में प्राचीन काल में इसे वत्स महाजनपद कहा जाता था, है ना। जो हमारा इलाहाबाद है और जो हमारा बांदा जिला है उसको हम प्राचीन काल में क्या कहते थे, तो वत्स महाजनपद कहा करते थे। इसका निर्माण उस टाइम पे हुआ था और इसकी राजधानी कौशंबी थी, है ना। कौशंबी जो है तो इसकी राजधानी थी और जो इलाहाबाद से मतलब प्रयागराज से 33 मील की दूर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही ईजी था। और 9th जो है हमारा कुरु जो है तो 9वां महाजनपद है। ये क्या है तो कुरु महाजनपद वॉज सिचुएटेड इन द एरियाज ऑफ मेरठ, दिल्ली एंड यहाँ पे बताया गया है थानेश्वर, है ना। और इसको बताया गया है कि ये वहाँ पे स्थित था। इसको ये बताया गया है कि थानेश्वर के जो है तो कुरु महाजनपद में ये स्थित था। इसको कुरु महाजनपद वहाँ पे कहा जाता था। इट वॉज इंद्रप्रस्थ, मतलब कहने का कुल मिलाकर ये कि मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के जो भाग थे उनको हम कुरु महाजनपद कहते थे और इसकी जो राजधानी हो इंद्रप्रस्थ थी। और बताया गया है कि द सिटी ऑफ हस्तिनापुर ऑफ महाभारत पीरियड ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस स्टेट। और ये जो कुरु स्टेट है ना, कुरु महाजनपद जो है तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो महाभारत काल में अगर हम बात करें तो हस्तिनापुर का जो नगर है वो भी इसी राज्य में स्थित है, कुरु में, है ना। याद होगा कुरुक्षेत्र, है ना। तो ये जो है तो महाभारत से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हस्तिनापुर जो है तो महाभारत पीरियड में जो है तो यही स्टेट पे जो है तो वो स्थित था। कुरु महाजनपद जो है तो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर में सिचुएटेड है और इसका जो कैपिटल है वो इंद्रप्रस्थ है ना। तो 10वां हम जो पढ़ेंगे वो पांचाल के बारे में पढ़ेंगे। इंद्रप्रस्थ, पटरानी, ऐसे करके आपको याद होगा। तो 10वां हमारा जो महाजनपद है ना, 10वां महाजनपद हमारा क्या है तो वो पांचाल है। इसके बारे में पढ़ेंगे। सो बरेली बदाऊं ऑफ मॉडर्न रोहिलखंड एंड द एंशिएंट पांचाल महाजनपद वाज फाउंड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्रुखाबाद। इनिशियली इट हैड 2 पार्ट्स, नॉर्थन पांचाल हुज कैपिटल वाज अक्षेत्रा एंड साउथर्न पांचाल वाज कैपिटल वाज कांपिली। तो बताया गया है कि पांचाल के बारे में कि आज का जो मॉडर्न टाइम है हमारा तो रुहेलखंड के बरेली और बदायूं को जो फर्रुखाबाद के जो जिले हैं उन सबसे मिलकर के एक प्राचीन पांचाल महाजनपद बना हुआ करता था पहले, है ना। और स्टार्टिंग यहाँ पे बताया गया है कि इनिशियली इट हैड 2 पार्ट्स। यहाँ पे ये बताया गया है कि इस पहले जो है तो इसके 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी हमें अहिच्छत्र बताई जाती है, ये अहिच्छत्र है। तो हमें याद रखना होगा कि पांचाल में जो है तो 2 भाग डिवाइड किए गए थे, तो मतलब डिवीजन बाय 2। तो एक जो था तो नॉर्थन पांचाल था, दूसरा साउथर्न पांचाल था। तो नॉर्थन जो पांचाल था हमारा उसका जो कैपिटल क्या था, अक्षेत्र था, और साउथर्न पांचाल का कैपिटल क्या था तो वो कांपिल्य था। तो ये हमें याद रखना है। अब हमारा 11वां महाजनपद है वो है मत्स्य। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मत्स्य जिसे हम एक तरह से मच्छ भी कहा जाता है कहीं कहीं, मत्स्य महाजनपद वॉज सिचुएटेड इन द जयपुर रीजन ऑफ राजस्थान प्रोविंस। इट इंक्लूडेड द एंटायर एरिया ऑफ प्रेजेंट अलवार एंड अ पार्ट ऑफ भरतपुर। द कैपिटल वॉज विराटनगर। तो यहाँ पे बताया गया है 11वां हमारा जो है तो मत्स्य है। ये राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में जो है तो ये महाजनपद जो है तो बसा हुआ था। और इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है तो प्रेजेंट टाइम पे अलवर जो है, अलवर का संपूर्ण भाग और भरतपुर का एक भाग इसमें सम्मिलित था और इसकी जो कैपिटल है वो है विराटनगर। तो अब हम 12वां जो महाजनपद पढ़ेंगे, है ना। तो 12वां महाजनपद क्या है तो वो है सूरसेन। तो दिस महाजनपद वॉज सिचुएटेड इन द मॉडर्न ब्रजमंडल रीजन। तो यहाँ पे बताया गया कि आज मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें तो आधुनिक में ब्रजमंडल क्षेत्र में ये महाजनपद स्थित है, मतलब स्थित था। ये जो महाजनपद है ये कहाँ स्थित था तो आज के मॉडर्न में आज की बात करें तो ये ब्रजमंडल रीजन जिसे कहा जाता है ये स्थित था वहाँ पे। और इट्स कैपिटल वॉज मथुरा। एंशिएंट ग्रीक राइटर्स कॉल्ड द स्टेट सुरासेनोई एंड इट्स कैपिटल मेथोरा। और यहाँ पे ये बताया गया है कि प्राचीन जो यूनानी लेखक थे इस राज्य को सूरसेनोई और इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे, है ना। प्राचीन यूनानी लेखक लोग जो थे तो इस राज्य को सूरसेनोई और इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। और बताया गया यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू महाभारत एंड पुराण यादव डेंसिटी रूल्ड हियर। कृष्णा वॉज द किंग हियर ड्यूरिंग बुद्धा टाइम। द किंग हियर वॉज अवंतीपुत्र हु वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट डिसिप्लिन ऑफ बुद्धा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू महाभारत अगर हम बात करें तो महाभारत और पुराण के अनुसार यहाँ यादव वंश का शासन था और कृष्ण यहाँ के जो थे तो राजा थे। और बुद्ध काल में अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के काल में तो यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था जो बुद्ध का एक सर्व प्रमुख एक तरह से बोला जाए तो वो शिष्य था यहाँ का।
अब हम 13 जो हमारा महाजनपद है, जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे वो क्या है, तो वो हमारा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अश्मक, है ना। अश्मक बोला जाता है इसको, अशाक या अश्वक भी कह सकते हैं। अश्मक महाजनपद वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर एंड आंध्र प्रदेश। इट्स कैपिटल वॉज पोटन एंड पोटिल। बताया गया है यहाँ पे कि पोतन बोलते हैं इसको, पोतन और पोटिल ओनली अश्मक वॉज सिचुएटेड इन साउथ इंडिया। ये यहाँ पे बताया गया कि हमारा 13वां जो महाजनपद है वो है अश्मक, है ना। ये गोदावरी नदी के गोदावरी नदी कहाँ है, तो वो है आंध्र प्रदेश में, और इसके तट पर जो है तो अश्मक महाजनपद हुआ करता था, और इसकी राजधानी हमें पोतन या पोटिल देखने को मिलती थी। सिर्फ और सिर्फ अश्मक ही एक दक्षिण भारत में स्थित था, तो अश्मक जो है ये साउथ इंडिया में जो है तो स्थित था। और 14th हमारा जो महाजनपद है वो है अवंती, है ना। तो अवंती के बारे में पढ़ेंगे। तो अवंती महाजनपद वॉज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल मलवा। तो बताया गया यहाँ पे कि पश्चिमी, है ना, वेस्टर्न और एक तरह से बोला जाए तो मलवा के मिडिल क्षेत्र में जो है तो अवंती महाजनपद बसा हुआ करता था। पश्चिमी हो गया हमारा वेस्टर्न, और जो मलवा है उसका जो मलवा क्षेत्र है उसके मिडिल में जो है तो ये अवंती महाजनपद बसा हुआ था। और इसमें बताया गया है कि इट हैड 2 पार्ट्स, नॉर्थन अवंती हुज कैपिटल इज उज्जैनी एंड साउथन अवंती हुज कैपिटल वॉज महिष्मति। तो बताया गया है यहाँ पे कि जो अवंती है इसको भी देखिए 2-3-4 राज्य मतलब महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध हो गया, पांचाल हो गया, और ये अवंती हो गया, गांधार हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है और याद करना है, और इसके नाम आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा जो 16 महाजनपद है। तो अगर हम नॉर्थन अवंती की बात करें, उत्तरी अवंती की, तो इसका जो कैपिटल है वो हमें उज्जैनी देखने को मिलती है, और साउथर्न अवंती जो है दक्षिणी अवंती उसका जो कैपिटल है वो महेशमती हमें देखने को मिलता है, मतलब थी। और यहाँ पे बताया गया कि वेट्रावती रिवर फ्लॉड बिटवीन द 2 उज्जैनीज आइडेंटिफाई द मॉडर्न उज्जैन सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इसको जो है तो 2 भागों में बांटा गया था। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी, जो आज का उज्जैन है महाभारत में स्थित है, और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। ये इन दोनों के बीच जो है तो एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम है वेत्रवती, और उज्जैनी का पहचान हमें तो मध्य प्रदेश के जो है तो उज्जैन के नगर से ही की जाती है। तो ये अवंती के बारे में बताया गया था। वो 15th महाजनपद है हमारा गांधार, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गांधार इज सिचुएटेड इन द पेशावर एंड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे बताया गया कि जो गांधार है वो वर्तमान समय में पाकिस्तान के पेशेवर और रावलपिंडी में जो है तो स्थित है। और गांधार महाजनपद वॉज सिचुएटेड इन तक्षशिला, इट्स कैपिटल वॉज इन तक्षशिला। और रामायण टेल अस दैट द सिटी ऑफ वाज फाउंडेड इन भरत सन तक्षशिला वॉज मेजर ट्रेडिंग सिटी एज वेल एज फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये जो गांधार बताया जा रहा है तो ये जो है तो भारत की जो है तो महाजनपद की राजधानी जो है तो ये तक्षशिला हुआ करती थी। तो बताया गया कि वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसका जो पेशेवर और रावलपिंडी जिलों के जो है तो बीच जो था वो तो गांधार महाजनपद स्थित था, और इसकी राजधानी तक्षशिला थी, है ना। और रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भारत के पुत्र तक्ष ने की थी, और तक्षशिला का जो प्रमुख जो व्यापारिक नगर होने के साथ साथ जो है तो ये शिक्षा का भी बहुत बड़ा फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन, बहुत ही शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तो गांधार बहुत ही मतलब अच्छा बोला जाए तो ये भी जो है तो एजुकेशन के मामले में शिक्षा का बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था तक्षशिला। और ये भारत का जो सन है तक्ष, है ना, उनके नाम से जो तो तक्षशिला नाम रखा गया था। और ये भारत का जो है तो भारत के महाजनपद का क्या कहते हैं कैपिटल था, महाजनपद का कैपिटल था तक्षशिला। तो आज ये प्रेजेंट टाइम पे जो है तो पाकिस्तान में प्रेजेंट है, जबकि ये भारत में जब प्रेजेंट मतलब पाकिस्तान का जो डिवाइडेड नहीं हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान जो डिवाइड नहीं हुए थे, तो ये जो था तो उस टाइम पे ये क्या हुआ करता था, तो महाजनपद हुआ करता था। तो लास्ट हमारा जो महाजनपद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 16 हमारा लास्ट महाजनपद है काम्बोज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन एंशिएंट टाइम काम्बोज महाजनपद वाज फॉर्म्ड इन द पार्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न कश्मीर, इट्स कैपिटल वाज राजपूत ऑफ हटक। यहाँ पे बताया गया कि दक्षिणी और पश्चिमी, इन एंशिएंट टाइम कहाँ काम्बोज महाजनपद वाज फॉर्म्ड द पार्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न कश्मीर। तो कश्मीर के जो भाग थे, है ना, दक्षिणी और पश्चिमी, मतलब कि बोला जाए तो साउथर्न एंड वेस्टर्न कश्मीर का जो पार्ट था वो प्राचीन काल में इसे काम्बोज महाजनपद कहा जाता था। इसकी राजधानी राजपूत हाटक थी। और ये बताया गया है यहाँ पे कि इट वाज अ नेबरिंग स्टेट, ये जो है तो पड़ोसी राज्य था, ये गांधार का जो है तो पड़ोसी राज्य था। लेटर अ यूनियन स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड हियर इन अ प्लेस ऑफ मोनार्की। ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये गांधार जो है तो इसका पड़ोसी राज्य था, और बोला जाए तो राजतंत्र के स्थान पर यहाँ पे भी संघ राज्य स्थापित हो गया था। यहाँ पे भी संघ राज्य, एक वाद्य में हमने देखा है ना, वाद्य में देखा था कि वहाँ पे जो तो संघ का निर्माण हो गया था, और एक ये भी हो गया हमारा, हाँ, काम्बोज हो गया, और मल्ल में भी वहाँ पे तो गण का जो है तो संघ जो है तो वहाँ पे भी स्थापित हुआ था। तो ये बोला यहाँ पे हमने टोटल 16 महाजनपद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, है ना। तो हमने 16 महाजनपद काशी हो गया, कुशल, है ना, मगध, चेदी, वत्सी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने, ये जो 16 महाजनपद थे इनके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। तो
In the present context, Janpad means a place where the administrative area of a state or union territory is then located. In the present situation, several villages form a Janpad and several Janpads together form a district. That is, Janpad is a unit between a village and district. तो इन कंक्लूजन अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बोले आज के मतलब कि आज के हिसाब से बोले तो जहाँ पर ये जनपद का मतलब क्या होता है, तो वर्तमान में अगर हम बोले तो जनपद का अर्थ होता है वो जहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासनिक क्षेत्र हों, और वर्तमान स्थिति में जैसे कई गांव जनपद का निर्माण करते हैं और कई जनपद जो है तो मिल करके जिले का निर्माण करते हैं, और जनपद जो है तो गांव एक जिले के बीच की एक इकाई है। जैसे गांव हो गया और जिला हो गया, तो इन दोनों के बीच जैसे 4-5 गांव को मिला करके एक जनपद बन जाता है ना, 4-5 जो गाँव हैं उनको मिलाकर एक जनपद बनता है, और उसके बाद जो है तो इन सभी को मिला करके, सभी जनपदों को मिला करके एक जो है तो जिला बनता है, और उन सभी जिलों को मिला करके जो है तो एक स्टेट बनता है, और उन सभी स्टेट को मिला के एक देश बनता है। तो ऐसे हम जो है तो समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो विलेज और डिस्ट्रिक्ट बताया गया है ना, गांव और जिलों के बीच की ये जो है तो इकाई है जनपद, है ना। तो चलिए स्टार्ट, हमारा ये जो है तो जनपद महाजनपद पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो है यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक, ग्राम स्वराज्य की अवधारणा, उसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य। तो हमने आज कॉन्सेप्ट ऑफ जनपद एंड महाजनपद के बारे में पढ़ लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम जो है तो ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।